सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट चेन के साथ अगर प्रोटीन या फिर लिपिड अटैच्ड हो देन इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मीन्स कार्बोहाइड्रेट के साथ एक और मोइटी अलग से अटैच है, जैसे कि प्रोटीन एंड लिपिड। सो इसके टाइप्स क्या होते हैं? हमारे पास टाइप्स है ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सो स्टार्टिंग विथ ग्लाइकोलिपिड्स। देखो, ग्लाइकोलिपिड्स का सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पर अंडरस्टैंड करने के लिए कि ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है, ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट की चेन है। ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा हो गए कार्बोहाइड्रेट जो कि रिंग फॉर्म में है। ये कार्बोहाइड्रेट चेन लिपिड के साथ अटैच्ड है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। नाउ नाउ वी आर स्टडिंग प्रोटियोग्लाइकन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। देखो, इन दोनों के नाम में हम अगर देखें प्रोटियोग्लाइकन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, देन ग्लाइको या फिर कार्बोहाइड्रेट तो दोनों में ही है और प्रोटीन भी दोनों में ही है। सो दोनों बने हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ही, तो इनमें डिफरेंस क्या है? सो उसके लिए हम एक सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि मान लो ये कोई पॉलीपेप्टाइड चेन का इतना सा मैं स्ट्रक्चर आइसोलेट करूँ। देन इस पॉलीपेप्टाइड चेन में हमें पता है कि ये इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स है, राइट? सो यहाँ पर इफ अगर इस अमाइनो एसिड से म्यूकोपॉलीसेकेराइड अटैच्ड हो देन उसको हम बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकन। और अगर इस अमाइनो एसिड की चेन से ओलिगोसेकेराइड अटैच्ड हो देन उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइट? सो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकन्स, इसमें एक और डिफरेंस है। देखो, प्रोटियोग्लाइकन मैंने क्या बताया कि जो प्रोटीन जो है सेंटर में क्या होता है, एक कोर प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन से यहाँ पर म्यूकोपॉलीसेकेराइड चेन्स अटैच्ड है। और हमें पता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है, यूरोनिक एसिड एंड अमाइनो शुगर। सो यूरोनिक एसिड अमाइनो शुगर अल्टरनेट बनाकर क्या बनाते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, राइट? सो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है यहाँ पर, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, और सेंटर कोर प्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन में भी सेम वही होता है कि सेंटर कोर प्रोटीन से ओलिगोसेकेराइड अटैच्ड होते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर म्यूकोपॉलीसेकेराइड है वो अनब्रांच्ड है, जबकि ओलिगोसेकेराइड यहाँ पर ब्रांच्ड होते हैं, राइट? सो ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है, ब्रांच्ड ओलिगोपॉलीसेकेराइड्स, और दोनों में ही कोर सेंट्रल प्रोटीन होता है। सो लेट्स स्टडी डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकन. Glycoprotein are short, highly branched oligosaccharides, while proteoglycans have long, straight, unbranched mucopolysaccharide chains, जो कि है साइड चेन्स। दोनों में ही बोथ है कोर प्रोटीन विथ कार्बोहाइड्रेट साइड चेन्स। अभी यहाँ पर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है प्रोटियोग्लाइकन में, इसीलिए इनका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हाई होता है, जबकि यहाँ पर लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है। और हमें पता है कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, राइट? और ये प्रोटियोग्लाइकन जिनमें कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है वो कहाँ मिलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं है ग्लाइकोप्रोटीन में। अब इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, ये सेल के बीच में इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, दो सेल के बीच एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यहाँ पर प्लाज्मा, राइट? सो इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में क्या होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, जो कि वाटर को होल्ड करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं यहाँ पर प्लाज्मा में, राइट? सो एल्ब्यूमिन के सिवाय जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स है। एंड यहाँ पर सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेल में रिसेप्टर्स वहाँ पर होते हैं, राइट? सो लोकेशन इज सारे प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट एल्ब्यूमिन एंड रिसेप्टर प्रोटीन्स, राइट? सो इस डायग्राम में हो गया कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में क्या होंगे, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, जो कि क्या है, प्रोटियोग्लाइकन्स, और यहाँ प्लाज्मा और इंटरसेल्यूलर फ्लूइड में होंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। नाउ टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, सॉरी, टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। देखो, ग्लाइकोप्रोटीन सिंपल से वापस क्या होता है कि प्रोटीन है कोर प्रोटीन, जिसके साइड में यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड चेन्स अटैच्ड है। अब डिपेंड करता है कि कौन से अमाइनो एसिड पे, हमें पता है प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस,
सो कौन से अमाइनो एसिड पे ये चेन अटैच्ड है उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाइड किया ओ लिंक एंड एन लिंक ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। ओ लिंक में सेरिन और थ्रियोनिन इन अमाइनो एसिड पे ये चेन अटैच होती है, जबकि एन लिंक में एस्प्राजिन अमाइनो एसिड पे ये चेन्स अटैच होती है। और ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, मतलब ट्रांसलेशन के बाद सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगे, उसके बाद आफ्टर ट्रांसलेशन हम ये कार्बोहाइड्रेट चेन्स को अटैच कर रहे हैं ना। व्हाट इज डोल्सिटोल एंड स्पर्मिन? देखो मान लो ये वाला जो अमाइनो एसिड है ये हमारा है एस्प्रेजिन, और हमें पता है इससे क्या अटैच होने वाला है, इससे ओलिगोसेकेराइड जो चेन है वो अटैच होगी यहाँ पर, राइट। सो ये ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है डोल्सिटोल, और इसको इनहिबिट कौन करता है? इनहिबिट करता है स्पर्मिन, राइट। सो आई कैन से कि स्पर्मिन इनहिबिट्स एन लिंक ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग डोल्सिटोल, राइट। सो ये हो गया डोल्सिटोल एंड स्पर्मिन का कॉन्सेप्ट। नाउ हमें पता है कि कोई भी जो प्रोटीन चेन होती है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल जहाँ पर NH3 ग्रुप होता है और सी टर्मिनल जहाँ पर COO नेगेटिव ग्रुप होता है। नाउ अब हम इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि पेरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया क्या होता है। देखो यहाँ पर एक स्टोरी समझो कि एक पेशेंट होता है जिसको ये डिजीज हुआ है। अभी वो जब रात को सोएगा और उसके बाद सुबह में उठेगा तब उसका जो यूरिन है वो एकदम डार्क कलर का यूरिन होगा, राइट। सो ऐसा क्या हो गया नाइट में कि मॉर्निंग में हमें ये डार्क कलर यूरिन मिलता है, राइट। वो हम पढ़ेंगे इस डिजीज में जिसका नाम है पेरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। सो उसके पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ये हमारे ब्लड में RBC सेल है और ब्लड के अंदर बैक्टीरिया से के कुछ सेल्स है, राइट। सो हमारी बॉडी को बैक्टीरियल सेल्स को मारना है या किल करना है, लेकिन RBC सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करना, राइट। सो हमारी बॉडी में एक सोल्जर होता है जिसका नाम है C3 कन्वर्टेस। ये क्या करता है, बैक्टीरिया के जो सेल है उसमें ऐसे होल पार्ट इट मेक्स होल्स इन द बैक्टीरियल सेल, जिससे कि यहाँ पर जो है वो फ्लूइड आ जाएगा, सेल स्वेल करेगा या फिर किसी भी चीज़ से ये बैक्टीरियल सेल डिग्रेड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, राइट। सो C3 कन्वर्टेस क्या करता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो कि बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय करता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि RBC सेल और बैक्टीरियल सेल दोनों तो सेम ही है, लाइक C3 कन्वर्टर्स को कैसे पता चलेगा कि RBC सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना है और फॉरेन बैक्टीरियल सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करना है, राइट। इसके लिए हमारे पास होते हैं थर्ड टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं GIP एंकर्ड ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें क्या होता है कि जो RBC के सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, उसके अंदर एक मार्कर होता है जो कि C3 कन्वर्टर्स को बताता है कि ये जो है वो ओन या सेल्फ सेल है, हमारे बॉडी का सेल है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। इस GIP एंकर ग्लाइकोप्रोटीन में ये जो येलो है ये है प्रोटीन की चेन, राइट। और जो प्रोटीन की चेन है वो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से अटैच्ड है। उसका मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहीं बीच में अटैच नहीं है, जैसे कि एन लिंक्ड और ओ लिंक ग्लाइकोप्रोटीन में हमने देखा था कि प्रोटीन की चेन से जो कार्बोहाइड्रेट था वो यहाँ पर किसी अमाइनो एसिड से अटैच था, लेकिन GIP एंकर ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है कि ये जो एंड में एकदम एंड में जहाँ पर C टर्मिनल होता है यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच्ड है। एक एंड पर ये कार्बोहाइड्रेट चेन इस प्रोटीन से अटैच्ड है और दूसरे एंड पर ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएंगे, राइट। सो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे GIP एंकर्ड ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे कि इस इमेज में देखो ये कार्बोहाइड्रेट चेन यहाँ पर प्रोटीन से अटैच्ड है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, राइट। सो साइड चेन इज अटैच्ड टू कार्बोक्सी टर्मिनल एंड ऑफ कोर प्रोटीन एंड यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पर किससे अटैच्ड है, ये सेल मेम्ब्रेन पर अटैच्ड है फॉस्फेटिडाइल लिनोसिटोल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, GPI एंकर्ड ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल एंकर्ड ग्लाइकोप्रोटीन। देखो ग्लाइकोसाइलेटेड, यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फेटिडाइड इनोसिटोल,
यहाँ पर फॉस्फेटिडाइल इनोसिडोल एंकर्ड पूरा का पूरा ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो कैप है इसको बनाता कौन है? इसको बनाता है पिगाचिन, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल ग्लाइकन ए चिन, राइट। सो हमारी नॉर्मल बॉडी में जो भी आरबीसी के सेल्स है, उसके, ये मान लो आरबीसी का सेल है, उसके ऊपर पिगाजिन क्या बना देंगे? ग्लाइकोप्रोटीन, जीआईपी एंकर्ड ग्लाइकोप्रोटीन, जिससे कि ये जो सोल्जर था C3 कन्वर्टेस, यहाँ पर जो है वो होल या फिर यहाँ पर चैनल्स बना नहीं पाएगा, जिससे कि आरबीसी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। सो ये था हमारा नॉर्मल फंक्शन, राइट। अब इसके टाइप क्या है? जीपीआई एंकर्ड जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो दो टाइप के होते हैं, CD55, CD59 एंड CD55, and CD55 is also called DAF, right? So these two are GIP anchored glycoprotein। और उसका फंक्शन क्या है कि ये C3 कन्वर्टेस को डीके कर देते हैं, राइट। जो सोल्जर था C3 कन्वर्टेस, उसको डीके करते हैं, जिससे कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या था? ये जो सेल था उसके अंदर यहाँ पर जो होल पड़ रहा था जिससे कि फ्लूइड अंदर आ सकता है, वो है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और ये प्रोटेक्ट आरबीसी फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट अटैक। कॉम्प्लीमेंट पाथवे क्या है? जो C3 कन्वर्टेस बनाता है। ये सब इम्यून सिस्टम में हम डीप में पढ़ेंगे। नाउ अब हम नॉर्मल फिजियोलॉजी हो गई, अब हम डिजीज पढ़ेंगे कि पैरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया में एग्जैक्टली क्या होता है। सो ये एक्वायर्ड स्टेम सेल डिफेक्ट है, इसमें पिगाजिन का म्यूटेशन होता है। सो इफ ये पिगाजिन, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल ग्लाइकन ए जीन, इसका म्यूटेशन होगा तो फिर जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जीआईपी एंकर्ड ग्लाइकोप्रोटीन, वो नहीं बनेंगे। अगर वो नहीं बनेंगे तो जो आरबीसी का सेल है वो सेम बैक्टीरिया के सेल की तरह हो जाएगा, और जो C3 कन्वर्टेस है वो आरबीसी के सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, राइट। सो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि हमारे पास जीआईपी एंकर ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, या फिर CD55, CD59 नहीं है। सो C3 कन्वर्टेस आरबीसी के सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर यहाँ पर जो मैंने बताया था होल्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जिससे कि हीमोलाइसिस होगा। हीमोलाइसिस क्या होता है? हीमोलाइसिस मतलब ये आरबीसी का टूटना, उसको हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। सो यहाँ पर पहले होल बन गए C3 कन्वर्टेस से, जिससे कि ये हीमोलाइसिस हो गया। अब जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, मीन्स आरबीसी का बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है नॉर्मल से भी, सो उसके जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ पर जाएंगे? सिंपल, वो जाएंगे फिल्टर होकर यूरिन में, और इससे हमें डार्क यूरिन मिलता है इन द पैरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया, राइट। सो मैंने फर्स्ट इमेज बताया था कि यूरिन में जो डार्क कलर था वो किसके कारण हो रहा है? वो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे, बहुत ज़्यादा हो रहे, इसीलिए हो रहा है। लेकिन ये नॉक्टर्नल क्यों है? ये सब पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, लेकिन ये हीमोग्लोबिन यूरिया है या फिर हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी का टूटना, वो रात को ही क्यों हो रहा है? वाई इट इज अकरिंग एट नाइट? सो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले स्टार्टिंग से सुनो कि एट नाइट, एट नाइट क्या होता है कि जो ब्रीदिंग होती है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती है, स्लो होती है या शेलो होती है। ब्रीथिंग का क्या पर्पस है? ब्रीथिंग का पर्पस है कि ब्लड में जो CO2 है उसको बाहर एक्सेल करना। अगर ब्रीथिंग स्लो होगी तो ब्लड में CO2 बढ़ जाएगा, राइट। और CO2 क्या है? CO2 एक एसिडिक सब्सटेंस है। सो इससे क्या होता है कि नाइट में ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाती है, और ये जो एसिडिक पीएच है वही एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट पाथवे को, जिससे कि C3 कन्वर्टेस फॉर्मेशन होता है। सो रात को कंपेरेटिवली ज़्यादा C3 कन्वर्टेस होगा। सो इफ ज़्यादा C3 कन्वर्टेस है देन ज़्यादा आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगे, एंड जब पर्सन मॉर्निंग में जो उसका यूरिन है वो आएगा डार्क कलर्ड यूरिन, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, राइट। सो व्हाई why do you need to watch ANGM and lectures? So last concept that I told you was paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, right? So these are the concepts which will clinically come under these subjects, but the biochemical basis is hidden in all these 6 subjects, which are making basic foundation of clinical subjects, right? So at ANGM I'll teach you all entire biochemistry, complete biochemistry, which will be
required to clinically understand this subject, and clinical understanding of these subjects will be done at this enzyme lecture. So watch complete biochemistry playlist.